स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस। इस एडिटोरियल एनालिसिस की PDF डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला है इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल जिसका नाम है ए सूटेबल टीचर, और दूसरा आर्टिकल है आपका ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी को लेके। तो शुरू करते हैं। पहला एनालिसिस वो है सूटेबल टीचर। ये जो पर्टिकुलर एनालिसिस है इसकी जो समरी है वो ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको। ये प्रॉपर पूरा है कि पूरा जो एनालिसिस है ये है आपका कि कैसे जो है आपका टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट हो रही है हमारे इंडिया में डिफरेंट लेवल्स पे सॉरी डिफरेंट लेवल्स पे जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है वो एक फ्लॉड सिस्टम है जिसकी वजह से इतने अच्छे लर्निंग आउटकम्स नहीं आ पा रहे हैं, और इसमें जो है कुछ ना कुछ जो है फ्लॉज हैं जिनको एड्रेस करना अभी बहुत ज़रूरी है। उसी को लेके जो है पूरा का पूरा आर्टिकल है। ऑथर कहता है कि वेल क्वालिफाइड टीचर्स की जो है स्कूलिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर स्टूडेंट्स को जो है क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो। और हमारे देश में जो है टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बिल्कुल भी स्ट्रीमलाइन नहीं है, वो बहुत ही डाइवर्स है और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्कूल स्टेजेस में अलग अलग स्कूल टाइप्स में जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। जैसे सेंटर हो गया, स्टेट और प्राइवेट स्कूल्स, इन तीनों में ही जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिल्कुल हटकर है, एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है। सब में जो है मल्टीपल क्राइटेरियाज इन्वॉल्व हुए पड़े हैं टीचर्स को हायर करने के लिए, जिसकी वजह से एक लार्ज डिस्पैरिटी देखी जा सकती है टीचर क्वालिटी में इंस्टीट्यूशंस में। और ये पूरा का पूरा जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है ये इतना इफेक्टिव नहीं है कि प्रॉपर और अच्छे रिजल्ट्स दे सके और अच्छे टीचर्स जो है लाकर जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर सके। आपने सुना होगा टेट के बारे में। टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों पे होता है और इसी के बेसिस पे जो है टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है। इंडिया के अंदर अगर किसी टीचर को गवर्नमेंट जॉब चाहिए स्कूल में क्लास 1 to 8 को पढ़ाने के लिए तो उनको टेट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिटिक्स जो है बार बार इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये जो प्रोसेस है टेट का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इतना अच्छा नहीं है, इसकी पास परसेंटेजेस जो हैं आपके वो बहुत ही लो है, ये टेस्ट जो है बहुत ही पुअर क्वालिटी का है, इसके अंदर बहुत लेंदी टेस्ट पेपर्स होते हैं, और ये जो करंट टेस्ट प्रोसेस है ये आज के टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स के साथ भी बिल्कुल हारमनी में नहीं है। जो आज टीचर्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है ये टेस्ट। तो जो अभी रिसेंटली आपका 2 साल पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे ये एग्जिस्टिंग टेस्ट प्रोसेस को रिवाइज़ करने की, और इसको रिवाइज़ करने के साथ साथ हमें कुछ नए एलिमेंट्स भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करने चाहिए, जैसे कि क्लास डेमो लेना चाहिए, हमें इंटरव्यू लेना चाहिए टीचर का रिक्रूटमेंट करने के लिए, ताकि ये देखा जा सके क्या उनके अंदर टीचिंग के लिए कोई पैशन और मोटिवेशन है या नहीं, या वो टीचिंग को सिर्फ एक नौकरी के लिए जो है अपनाना चाहते हैं। फर्दर ये भी कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि ये जो नया हायरिंग प्रोसेस होगा ये पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स दोनों में ही लागू किया जाएगा, और इस तरह की कोहेरेंट स्ट्रैटेजी को जो है बिल्कुल वेलकम किया जाना चाहिए, क्योंकि टीचर टेस्ट, रिक्रूटमेंट टेस्ट, क्लास डेमोन्स्ट्रेशंस और टीचर इंटरव्यू, ये तीनों को मिला के जब आप जो है मिश्रण बना के जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा तो ऑब्वियसली जो है टीचर कॉम्पिटेंसी इंप्रूव होगी और नए टीचर जो इस पूरे सिस्टम के अंदर आएंगे वो पुराने टीचर से ज़्यादा बेटर होंगे और बेटर परफॉर्म भी कर पाएंगे। अभी अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो देखिए जो भी अभी का जो टेस्ट है उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप टीचर की कोर नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, उसके स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं, उसकी जो है कॉन्सेप्चुअल मेथड्स हैं, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है किसी टॉपिक को लेकर, वो आप जो है एक दिन के उस टेस्ट में इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्लासरूम के अंदर, ताकि जो लर्निंग है उसको जॉयफुल बनाया जा सके, ताकि जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो नए टीचर्स जो अब रिक्रूट हो रहे हैं वो उनके अंदर वो इम्पैथी है, वो मतलब दया भावना है वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। कि आप जानते हैं कि वीकर स्टूडेंट्स जो होते हैं आपके, जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते, उनको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है, लेकिन कुछ टीचर्स जो हैं उनको इग्नोर करते हैं और बार बार उनको जो है नीचा दिखाते हैं कि वो जीवन में कुछ आगे नहीं कर पाएंगे, और उनकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। यहाँ तक बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि टीचर्स ने जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की है या फिर उनको इतना ज़्यादा बेइज्जत कर दिया कि उन्हें जो है खुदकुशी तक जो है अपना आप में ये स्टेप लेने पे मजबूर हो गए।
तो ये दिखाता है कि क्या जो है अभी जो टीचर्स जो नए आएंगे उनके अंदर ये सब स्किल्स हैं या नहीं। वो क्लासरूम में एक ऐसा इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जहां वो स्टूडेंट के अंदर पॉजिटिविटी भर दें, और जो भी अगर उसकी बाहर की कोई परेशानियां या फैमिली की कोई परेशानियां हैं वो उनको भूलकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है लर्निंग पे ध्यान दे और उसको इंटरेस्टिंग बनाएं। तो ऐसे क्लासरूम कल्चर को क्या ये नए टीचर्स बना सकते हैं या नहीं, इसी के लिए जो है इस प्रोसेस को पूरा का पूरा जो है रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ताकि टीचर के जो टीचर का जो एप्टीट्यूड है उसको इवैल्यूएट किया जा सके। और ये सब जब भी पॉसिबल है जब पूरा का पूरा सिस्टम जो है रिवैम्प किया जाए। इसके ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे अगर इस मॉडल को जो है हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो एक तो ये कि क्वालिटी ऑफ टीचर जो है इम्प्रूव होगा, दूसरा इक्विटेबल एजुकेशन एक्सेस होगा सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तीसरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ज़्यादा क्रेडिबल होगा और बेटर कॉम्पिटेंट टीचर्स जो है अवेलेबल होंगे, तो लर्निंग आउटकम्स जो है इम्प्रूव होंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स का जो है कोचिंग या ट्यूशन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है आज के एजुकेशन सिस्टम में, और हर स्टूडेंट को ये लगने लगा है कि मुझे ट्यूशन जाना बहुत ज़रूरी है, मुझे कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है अगर मैं एक्सेल करना चाहता हूँ, अगर मैं सक्सीड होना चाहता हूँ या पास होना चाहता हूँ तो अपने सब्जेक्ट्स में। क्योंकि ये एक जो है माइंडसेट भी बन चुका है धीरे धीरे स्टूडेंट्स का कि उन्हें ट्यूशन में ही जो है जाकर पूरा का पूरा नॉलेज जो है मिल पाएगी। तो इस तरह के प्रोसेस को भी जो है रिड्यूस, इस तरह की जो चीज़ें जो बन रही हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम में, सरकार उसको भी रिड्यूस करना चाहती है कि कोचिंग के ऊपर रिलायबिलिटी ना बढ़े, स्टूडेंट जो है स्कूल में ही सीखें, अच्छी तरह सीखें और आपस में डिस्कशन करें, ग्रुप लर्निंग करें। और ये सब तभी हो पाएगा जब टीचर जो है उस तरह से फैसिलिटेट कर पाएँ एनवायरनमेंट को। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो आपके रिक्रूट हुए हैं उनके अंदर पैशन है अपने प्रोफेशन के लिए या नहीं, या वो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं या नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। और ये सब तभी पॉसिबल है जब एक वेल डिज़ाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है बनाया जाए, ताकि टीचर लर्निंग आउटकम्स जो है इम्प्रूव हो सकें। तो इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल था ये इतना ही था। इसके अलावा जो दूसरा एडिटोरियल है वो है द हिंदू का एडिटोरियल। उसकी हेडलाइन है द आउटलाइन ऑफ एन एसेंशियल ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। आप जानते हैं कि अभी जो है कोविड-19 आया था 2 साल पहले, और उसके बाद जो है कई सारे वायरसेस के नाम हम सुन चुके हैं, और ऐसा भी माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिसकी वजह से वायरसेस के अंदर म्यूटेशन हो रहे हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में जो है लैब्स में और बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स में जो है रिसर्च हो रही है वायरसेस और उन सब के ऊपर। तो ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में भी जो है इस तरह के वायरसेस की आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा लीथल हो वो वायरस, इससे भी ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक हो। तो ऑथर कह रहा है कि इसके लिए जो है एक ऐसी ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी बनानी चाहिए, ग्लोबल लेवल पे एक ट्रीटी बनानी चाहिए, ताकि सभी देश जो हैं इस एक प्लेटफॉर्म पे इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग आएँ और वो एक कॉमन रूल्स को डिफ़ाइन करें, उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करें, और जो फ्यूचर में अगर किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत होती है तो उसे जो है चैलेंजेस से डील कर सकें। तो इसी को लेके जो है पूरा आर्टिकल है, जिसमें ऑथर कहते हैं कि कोविड-19 जो है इतना खतरनाक पैंडेमिक था लास्ट 100 ईयर्स में, इससे ज़्यादा कोई भी देखने को नहीं मिला। इतनी मौतें हुई इसमें, आप ये समझिए कि 18 मिलियन पीपल जो हैं आपके कोविड-19 से डाइड हुए, और इतनी ज़्यादा मौतें इससे पहले जो है सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही हुई हैं। तो 100 साल के अंदर ये है सबसे ज़्यादा जो है दिल को दहला देने वाली कोई चीज़ आई थी तो ये कोविड-19 आया था। ये इसके अलावा इतना ही नहीं, इसने लोगों को सिर्फ मौत के घाट पे नहीं उतारा, बल्कि जो जिंदा रह गए, जो गरीबी रेखा के नीचे थे, उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी में भी डाल दिया, और पूरी दुनिया को जो है ग्लोबल रिसेशन की पकड़ में भी ले गया। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं बचा जो सिंगल हैंडेडली इस वायरस के साथ डील कर पाया हो। इस वायरस की एक आने के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे जो है सभी देश के हेल्थ सिस्टम्स की जो है पोल खुल गई, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां कोई कोविड-19 से बीमार ना हो, और हेल्थ जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपनी टोटल कैपेसिटी से ज़्यादा जो है डील कर रहा था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कहीं भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई, चाहे वो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो कोई डायग्नोसिस हो, चाहे लैब रिपोर्ट हो, या दूसरी सभी चीज़ें हैं। तो पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम जो है लगभग कोलैप्स होने की कगार पे ही आ गया था। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है मॉन्की पॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न। क्यों किया है इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न? क्योंकि 32,000 केसेस जो है 80 कंट्री से जो है आइडेंटिफाई हुए हैं अगस्त 2022 तक, जो कि दिखा रहा है कि फिर से जो है वर्ल्ड एक दूसरे हेल्थ क्राइसिस की तरफ जो है जा रहा है।
अब मैं इसमें बता दूं कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न क्या होता है। जो भी ये क्यों डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि जब कोई एक वायरस नॉन एंडेमिक कंट्रीज़ तक फैल जाए, नॉन तो उसलिए जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न डिक्लेयर कर देते हैं। नॉन एंडेमिक कंट्रीज़ तक फैल जाने का मतलब है कि वायरस उन कंट्रीज़ तक भी पहुंच गया है जहां वो पहले कभी देखा भी नहीं गया था। इसके अलावा जो दूसरे क्राइटेरिया हैं वो ये हैं कि अगर वायरस जो है एक पब्लिक हेल्थ रिस्क है, और तीसरा जो है कि अगर वो इतना बड़ा वायरस जो है इतने बड़े लेवल पे फैल चुका है कि वो किसी एक देश के बस की नहीं है उसे रोकना, उसके लिए एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस चाहिए होगा, तो उसको जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रिस्क जो है डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये कोई पहला वो नहीं है वायरस जिसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा इससे पहले और भी वायरसेस थे, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक, इबोला वायरस जो 2014 में आया था, और जीका वायरस 2016 में आया था। इन सब को भी जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पोलियो को भी एक वक्त में जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो इस हिसाब से आप देखें तो बहुत सारी, आगे ऑथर कहता है कि जो हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की, वो धीरे धीरे जो है रिकवर कर रही हैं इस इफेक्ट से, लेकिन सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं इसके आज भी देखे जा सकते हैं, चाहे वो हाई इनकम कंट्रीज़ हो या लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हो। सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज मतलब आप देखेंगे कि अगर मेट्रो में भी आज की डेट में ट्रैवल किया जाता है तो वहाँ लिखा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए, या बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं आज भी अडॉप्ट करके रखा हुआ है ये मॉडल वर्क फ्रॉम होम का, जहाँ वो चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं घर से ही उन्हें काम करके दें। तो ये सब जो है सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो अभी भी जो है रिवर्स नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा आगे ऑथर कहता है कि मोनोपोली बहुत सारी फार्मा कंपनीज़ की जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है, स्पेशली जैसे फाइज़र का नाम लिया है, बायोटेक और मॉडर्ना, और इन फार्मा कंपनीज़ की मोनोपोलीज होने की वजह से इन्होंने इतने ज़्यादा पैसा कमाया है इस कोविड-19 पैंडेमिक में, जिसको एक डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कुछ कंपनीज़ ने तो $1,000 कमाया है एक सेकंड के अंदर, जिससे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनकम हुई है इन देशों की, इन कंपनियों की। और इन कंपनियों की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से ही बहुत सारी लो इनकम कंट्रीज़ में जो है वैक्सीनेशन आज तक भी पहुंच नहीं पाई है। मार्च 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग केवल लो इनकम कंट्रीज़ में 3% पीपल ही वैक्सीनेट हो पाए हैं, वहीं हाई इनकम कंट्रीज़ में जो है 60% पीपल को वैक्सीनेशन मिल चुकी है। WHO का ये टारगेट था कि वो मिड 2022 तक 70% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को जो है कोविड-19 वैक्सीन से जो है वैक्सीनेट करा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये टारगेट जो है मिस हो चुका है। और इसके कुछ रीजंस भी रहे हैं जो आगे चल के जो है ऑथर बताता है। वहीं ऑथर जो है इस पैथेटिक कंडीशन पे जो है फिर से आपका हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि रिसेंटली 8 वीक्स हो चुके हैं मॉन्की पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किए हुए, लेकिन अभी तक कोई भी कंट्री जो है ऐसी सामने नहीं आई है जिसने कोई प्रॉपर गाइडलाइन इशू किए हों, जिसने कोई प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए हों, जो दिखाता है कि अभी भी जो है कंट्रीज़ ने पुराने पैंडेमिक से जो है कुछ भी नहीं सीखा है। वहीं आगे चलते हुए ऑथर कहता है कि एक ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो है प्रपोज भी किया गया था। इस ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी के अकॉर्डिंग सभी देश जो हैं ग्लोबल गवर्नेंस की जो रूल्स हैं वो डिफ़ाइन करेंगे, और वो देखेंगे कि कैसे जो है पैंडेमिक के वक्त जो है एक्ट करना चाहिए, और सभी कंट्रीज़ जो है कमिटमेंट करेंगी कि कैसे फ्यूचर में जो है इस तरह के कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो उसको जो है मिटिगेट करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। वहीं इंडिया के रिस्पांस को लेके बताया गया है कि जो इंडिया का रिस्पांस रहा है कोविड-19 को लेके वो काफ़ी बेहतर रहा है और तारीफ़ काबिल रहा है कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज़। इंडिया ने जो है 60% ऑफ द वैक्सीन प्रोड्यूस की हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। इसी उससे जो है एक नया टर्म भी ईजाद हो गया इंडिया के लिए, वो था वैक्सीन डिप्लोमेसी। वैक्सीन डिप्लोमेसी का मतलब है कि इंडिया जो है अपनी वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है दूसरी कंट्रीज़ को अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वहाँ जो है हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स हो सके। इंडिया ने जो है, आप जानते हैं कि कम से कम लाखों करोड़ों वैक्सीन्स जो हैं आपका सप्लाई की हैं दूसरी कंट्रीज़ में, इवन उस सिचुएशन में भी जब इंडिया खुद भी वैक्सीन की शॉर्टेज से जो है जूझ रहा था, लेकिन बावजूद इसके इंडिया ने जो है वैक्सीन की सप्लाई अपनी बंद नहीं की। इंडिया ने कम से कम जो है आपका 72 कंट्रीज़ में जो है वैक्सीन सप्लाई की है, जो कि एक क्लासिकल एग्जांपल है ग्लोबल कॉपरेशन का। इन वैक्सीन में जो है बहुत सारी वैक्सीन गिफ्ट के तौर पे दी गई हैं, बहुत सारी कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन के उस पर दी गई हैं। इसके अलावा जो कोवैक्स प्रोग्राम है, जो वैक्सीन अलायंस प्रोग्राम है एक यूएन का, उसमें भी जो है बहुत सारे डोसेज जो हैं आपका डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं।
वहीं दूसरी तरफ क्या है कि फार्मा मेजर कंपनीज़ की अपनी कुछ इश्यूज़ हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम कोई वैक्सीन डेवलप करते हैं तो उस वैक्सीन की हमें पेटेंटिंग मिलनी चाहिए। पेटेंटिंग मिलने का मतलब ये है कि अगले 20 साल तक कोई दूसरी कंपनी जो है उस वैक्सीन को बनाने की सोचे भी नहीं। और इसी रूल की वजह से, या आप ये कह लीजिए कि फार्मा मेजर कंपनीज़ की इसी जिद की वजह से जो है बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में आज भी जो है वैक्सीनेशन ड्राइव उस तरीके से नहीं हो पाया है जिस तरीके से होना चाहिए था। 2020 में जो है साउथ अफ्रीका में अक्टूबर के मंथ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया ने प्रपोजल रखा था कि कोई भी जो है फार्मा कंपनी या कोई भी देश अगर कोई वैक्सीन बना लेता है तो उसको पेटेंटिंग या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलने चाहिए कोविड-19 ड्रग्स के, जब तक के पूरे देश में या पूरी दुनिया में जो है ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी अचीव ना हो जाए। ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है, देखिए, जो भी कोई इन्फेक्ट हुआ या कोई आदमी है वो दो तरीके से जो है अपनी इम्यूनिटी बना सकता है। एक कि वो वैक्सीन ले ले, दूसरा वो वायरस से इन्फेक्ट हो गया हो और इन्फेक्ट होकर वो खुद से ही रिकवर हो गया हो। तो दोनों ही केसेस में उसके अंदर जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। इसी को जो है ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी बोला गया है। और इसी के लिए कहा गया है कि जब तक कि ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी डेवलप ना हो जाए पूरी दुनिया में, जब तक कि किसी को भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या पेटेंटिंग राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए कोविड-19 ड्रग्स या वैक्सीन्स के लिए। इसी को लेकर जो है फार्मा मेजर कंपनीज ने जो है इंडिया के इस प्रपोजल को अपोज किया, लेकिन फाइनली इस साल के जून 2022 में WTO ने डिसाइड किया कि किसी भी कंपनी या किसी भी देश को जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाएंगे कोविड-19 वैक्सीन्स के लिए, या कोई भी दूसरी चीज़ें जो कोविड-19 की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं उसके लिए भी कुछ भी आपका जो है पेटेंटिंग नहीं दी जाएगी। वहीं ऑथर आगे चल के कहता है कि अगर ये ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी जो है साइन हो जाती है तो ये एक बहुत ही जो है माइलस्टोन होगा हेल्थ की दुनिया में, क्योंकि बहुत सारी हाई इनकम और लो इनकम मिडिल कंट्रीज़ जो हैं इससे सफ़र कर चुकी हैं। और दोनों के अंदर डिफरेंस ये देखा गया है कि लो इनकम मिडिल कंट्रीज़ के अंदर जो रिपोर्ट हुए हैं केसेस वो बहुत ही कम हुए हैं, जबकि हाई इनकम कंट्रीज़ के अंदर जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 16% ज़्यादा हैं लो इनकम कंट्रीज़ के। तो क्या ये मान लिया जाए कि लो इनकम कंट्रीज़ में कोई कोविड नहीं था? लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो थी रिपोर्टिंग की, डेटा शेयरिंग की, डेटा कलेक्शन की प्रॉब्लम थी। तो अगर आपका जो है ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी साइन हो जाती है, सभी देश इसकी मेंबर बन जाते हैं और उनके पार्लियामेंट्स या लेजिस्लेचर उन्हें रेटिफाई कर देते हैं, तो डेटा शेयरिंग भी होगी और जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगा। डेटा शेयरिंग होने से जो है पता चल पाएगा कि कहाँ कहाँ जो है कितने कितने इशू, कितने कितने लेवल पे जो है इशू हो रहा है और कितनी जो है वायरस की जो है लिथैलिटी है वो कितना खतरनाक है। क्योंकि प्रॉपर डेटा शेयरिंग ना होने की वजह से या प्रॉपर डेटा अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, सारे केसेस रिपोर्ट ना होने की वजह से ही बार बार जो है कोविड-19 में जो है बार बार नए चेंजेस आ रहे हैं। कभी जो है डेल्टा आ रहा है, कभी ओमिक्रॉन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो बार बार ये इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है और ये बाद में निकल के सामने आती है चीज़ जब जो है सब कुछ हाथों से निकल चुका होता है गवर्नमेंट्स के और हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के। तो ये जो है अगर ट्रीटी साइन हो जाती है तो गवर्नमेंट्स हैं, पार्लियामेंट्स हैं, इनको जो है एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और एक प्रॉपर फंड जो है डेवलप करना पड़ेगा ताकि रिस्पॉन्स कर सकें किसी भी क्राइसिस या इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में। फर्दर ये ट्रीटी जो है मोबिलाइज करेगी सभी नेशन स्टेट्स को कि वो हेल्थ में इन्वेस्टमेंट्स करें और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होनी चाहिए ताकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो गैप है उसको जो है रिड्यूस किया जा सके, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है गैप को कम किया जा सके। फाइनली इस तरह की ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी जो है सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को तो कम करेगी करेगी, बल्कि ग्लोबल लेवल पे सभी देशों को इतनी ताकत देगी कि किसी भी तरह के वो फ्यूचर पैंडेमिक से जो है डील कर सके और किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसीज को जो है अच्छी तरीके से टैकल कर सके, इतनी डिजास्टर सिचुएशन ना बने जितनी आज तक और अब तक जो है बनती रही है। तो यही था द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। आज हमने दो एनालिसिस किए हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस का किया है, दूसरा द हिंदू का किया है। और इनकी पीडीएफ के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एडिटोरियल एनालिसिस अच्छे लगे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।